हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हैं, ठीक है। जिसमें आज हम लोग क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। राज्य से साम्राज्य की तरफ चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठा लिए जाते हैं सीटेट में आपके। और जितना भी हाईलाइटेड है उन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, लिखेंगे। इससे पहले जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप चीज़ों को वहाँ से आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। सीक्वेंस में इसलिए देखिएगा क्योंकि अगले जो भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और जब अब तक हम एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, तब तक चीज़ें हमारे समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, चलिए ये कहता है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, बिल्कुल आपके पास भी पैसे होंगे भाई, उन पर क्या है, शेरों का चित्र आपने देखा होगा इस तरीके का। ये जो बना हुआ है सिंबल, ये आपने अपने पैसों पर, अपने नोटों पर जरूर देखा होगा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है वही बात कि जिन शेरों के चित्र आपने रुपयों पैसों पर आप देखे हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। भाई ये जो आप देख पा रहे हैं शेरों के जो चित्र हैं, इनको पत्थरों को काट करके बनाया गया था, फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ क्या है, कल ही हमने सारनाथ के बारे में पढ़ाया है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने सारनाथ के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर 6 है जिसमें हमने कल ये समझा था कि जो भगवान बुद्ध थे वो क्या थे, वो बोध गया बिहार में उनको एक पीपल के नीचे कई दिनों तक जब उन्होंने तपस्या की, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर वो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब से वो बुद्ध कहलाए, और इसके बाद वो कहाँ गए, वाराणसी के निकट सारनाथ चले गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। ये वही सारनाथ है जहाँ पहली बार भगवान बुद्ध ने क्या किया था, उपदेश दिया था। जब तक टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो यहीं पर स्तंभ पर स्थापित किया था, ओके। इतिहास के महानतम राजाओं में से, यानी कि जितने भी महान राजा हुए हैं उनमें से एक थे अशोक। उनके निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, यानी कि उन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। अभिलेख के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने जो संदेश होते थे, अपनी जो भी बातें होती थी वो इन पर लिखवा देते थे। उकेरा जाता था क्योंकि उसमें लिखने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो पत्थरों पर उकेरा जाता था। उनको उकेर करके बताया जाता था कि ये जो है इनके राजा का, महाराजा का ये आदेश है, वो सबको मानना होता था, या जो भी उनके आदेश होते थे, उपदेश होते थे, जो भी कुछ होता था उनको ये लोग पत्थरों पर लिखवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यहीं से क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया है एनसीईआरटी में, और हमने जो इतिहास के 100 प्रश्न कराए हैं उसमें ये क्वेश्चंस इंक्लूड भी आपने देखा होगा। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी, उनके दादाजी ने। उनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। लगभग 2300 साल पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, इस नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, चाणक्य और कौटिल्य दो नहीं है, एक ही बुद्धिमान व्यक्ति है ये, ठीक है। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। किसने, चाणक्य ने, ओके। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ओके। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो जो साम्राज्य था, अशोक का जो साम्राज्य था उसमें क्या थे,
बहुत सारे नगर थे। इनको काले बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ जहाँ काले बिंदु हैं ये बहुत सारे नगर हैं, जैसे तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, और ठीक है, तो ये जो है नगर हुआ करते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा। ओके, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। समझिए पॉइंट को, तक्षशिला जो था ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आपसे पूछ लेगा कि अशोक के साम्राज्य में या उस समय जो है कि जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था वो क्या था, तो वो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, पहले इसको समझिएगा। पॉइंट है हमारा वंश को लेकर के। कहता है वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। यानी कि ये दादाजी, ये उनके पुत्र और ये इनके पुत्र। ठीक है, अशोक के पिताजी बिंदुसार, बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त हो गए। तो जैसे गुप्त वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, है ना, मौर्य वंश हो गया। ये क्या है? वंश, जिसमें एक के बाद एक उन्हीं के परिवार के राजा बनते चले जाते हैं, उसको वंश कहा गया है। चलिए यहाँ पर और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं बेहतर तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। क्या था? मध्य भारत जैसे इलाकों में क्या था कि अधिकतर जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था, उसमें पर्याप्त मात्रा में जंगल देखने को मिलते थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। पॉइंट भी नोटेड। क्या था कि वहाँ पर लोग क्या करते थे? फल फूल का संग्रहण करते थे, उनको आगे तक पहुँचाते थे, दूसरों तक पहुँचाते थे, इस जानवरों का शिकार क्या करते थे। इस तरीके से वो अपने जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जो भी साम्राज्य थे, ठीक है, उसमें क्या है, लोग अलग अलग इलाकों में, जैसा आज भी है, जो है कि कुछ दूरी पर चले जाओ भाषा में कुछ चेंजेस मिल जाता है। तो वही ये था कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहना करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक, शिला यानी कि पत्थर, लेख यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख जो मिला है उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अब इसमें मेन पॉइंट ये देख लीजिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। लाल बिंदु इसमें ढूंढिए। यहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं, चाहे वो आपका लंपक हो, कंधार हो, मनसेरा हो, शहबाज गढ़ी हो, या जैसे कलसी है, मेरठ है, बहापुर दिल्ली है ना, रामपुरवा, लोरिया, अराराज, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, गुज्जर, सांची, पनगुरिया, शोपरा, सनती, ये सभी लाल वाले निशान जो हैं यहाँ पे अशोक के क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए। अब ये पॉइंट कहता है कि जो राज्य थे वो साम्राज्य से किस तरीके से भिन्न थे। राज्य और साम्राज्य में क्या डिफरेंस है? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। जो साम्राज्य हैं ये राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। जब राज्य बड़ा है तो बड़ी सेना की जरूरत भी होगी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। यानी कि जो सम्राट हुआ करते थे वो राजा की तुलना में बड़े होते थे और जो सम्राट होता था वो जब राजा ये
राज्य के राजा हुआ करते थे, साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, और जो सम्राट हुआ करते थे इनको ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी क्योंकि इनके पास जो है पूरा साम्राज्य है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती कि भाई टैक्स लेके आओ, है ना, और टैक्स के माध्यम से ही ये अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। साम्राज्य के प्रशासन की अगर बात करें, देखिएगा साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जहाँ जैसी कंडीशन, जहाँ जैसी स्थिति है, जैसे लोग रहते हैं, वहाँ का जो भी है ना, उसके हिसाब से ही शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। चाहे पाटलिपुत्र हो या उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, उस पर सम्राट का क्या था, सीधा कंट्रोल था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। चाहे वो गांव और शहर के, चाहे किसान हो, पशुपालक हो, शिल्पकार या व्यापारी हो, इनसे क्या होता था, टैक्स लिया जाता था। ये क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस सब यहीं से बनते हैं। ओके, तो इनसे टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो राजा होता था वो क्या करता था, अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो लोग इन लोगों के पास जाते थे, चाहे वो किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी हों, उनसे टैक्स लेकर के आते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, जो राजा की बात नहीं मानते थे, अधिकारी उसको सजा भी देते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो अच्छे अधिकारी होते थे उनको वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, संदेशवाहक का मतलब जो राजा के संदेशों को इधर से उधर पहुंचाने का काम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। यानी कि वो घूमते रहते तो राजा के जो भी जासूसी अधिकारी हैं, ये संदेशवाहक उन पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर था सम्राट, और जो सम्राट थे ये जो है इन सबसे ऊपर थे, चाहे वो संदेशवाहक हों, चाहे वो अधिकारी हों, ठीक है, चाहे वो टैक्स वाले, इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर कंट्रोल रखने का काम करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था इसके भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे, कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो छोटे प्रांत या क्षेत्र थे इन पर शासन कहाँ से होता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो राजधानियाँ हैं यहाँ से शासन किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मान लीजिए आप किसी ज़िले में रहते हैं और आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ बैठे हैं, मान लीजिए हम लोग यूपी से हैं तो वो लखनऊ में बैठे हैं। तो अब हम यहाँ इस जो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं इस पर शासन कहाँ से हो रहा है, लखनऊ से हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल कहाँ से है, लखनऊ से है। तो ये समझिए इस तरीके से। तो छोटे छोटे प्रांत उस जिला के रूप में मान लीजिए और ये राजधानी के तौर पर समझ लीजिए, तो इन पर शासन यहाँ से होता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर कंट्रोल रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जो वहाँ की स्थानीय परंपरा, सभ्यता, नियम, आदर्श जो भी समाज ने निर्धारित किए हैं ये लोग उसी को मानते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक होते थे वो क्या करते थे, जो मार्ग होते थे, जो मुख्य मार्ग होते थे, आने जाने का रास्ता, माल लाने का रास्ता, जो नदियाँ होती थी उन पर कंट्रोल रखते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के तौर पर अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जो उत्तर पश्चिम वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का मतलब उत्तर, ये जो है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो है ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ये उत्तर पश्चिम किसके लिए, ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण जो है यहाँ दक्षिण भारत जो था ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये नजराना क्या है यहाँ से समझेंगे। ओके, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके थे। आइए नजराना समझ लेते हैं। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। कहने का मतलब है, कर अगर आप दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो उसका कुछ टाइम होता था कि आप 6-6 महीने में टैक्स देंगे, आप 3-3 महीने में टैक्स देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब राजा को, सम्राट को ज़रूरत पड़ेगी, वह तुमसे नजराना लेगा, यानी कि तुमसे कुछ ना कुछ वो लेकर के जाएगा, जिससे कि उसके साम्राज्य की उन्नति हो सके या जो भी ज़रूरत उस पर आन पड़ी है उसकी वो पूर्ति कर सकें। ये अनियमित था, चाहे आपके पास हो ना हो, आपको देना ही पड़ेगा और जब वो मांगेंगे तब देना पड़ेगा। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। ठीक है, यहाँ पे राजधानी में सम्राट की बात कही गई है, जितना इम्पोर्टेंट है वो समझ लेते हैं। क्या है, एक लाइन समझिए इसकी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो थे सेल्यूकस निकेटर, ये उनका राजदूत था। इतना लिख लीजिए इसमें। ओके, फिर आगे कहानी चाहो तो पढ़ लेना। अब यहाँ पे है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र कहाँ है? आधुनिक पटना में है। आधुनिक पटना जो है इसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार हैं। पाटलिपुत्र में कितने? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। अलंकृत का मतलब उसको सुशोभित किया गया है और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से ये घिरा हुआ है। कौन? पाटलिपुत्र, जिसको जो कि आधुनिक पटना है। नेक्स्ट कहता है अशोक जो है वो एक अनोखा सम्राट था। कैसा सम्राट था? अनोखा सम्राट क्यों कहा है भाई इसको? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वह कौन से पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की? वह थे अशोक। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। नोट कीजिए, लिख लीजिए तुरंत। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अशोक का कलिंग युद्ध देखिए। कलिंग जो है यह तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अशोक का वह कौन सा युद्ध था जिसमें उसने ये निर्णय लिया कि अब वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे? वह कलिंग का युद्ध था। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख है एक, जिसमें कलिंग का जो युद्ध था उसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि अशोक ने ये देखा कि यार इस युद्ध में इतने लोग मर गए, लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बंदी बना लिए जाते हैं, लोग अपने जो है जो उनके सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, दास होते हैं, उनसे वो क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। ये गलत है। अपने प्रियजनों को लोग खो देते हैं। एक मिनट लगेगा, उसको पढ़ लीजिए। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों?
जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी तो युद्ध में मारे जाते हैं या फिर वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब होता है धर्म। मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है कि मैं धर्म का पालन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ओके, चलिए, धम्म जो है ये संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, धर्म संस्कृत का रूप है, संस्कृत का शब्द है, जबकि धम्म प्राकृत शब्द है और उस समय प्राकृत भाषा ही चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का धम्म क्या था, इसको समझते हैं। देखिएगा यहां से नीचे ये कह रहा है अशोक का धम्म क्या था, पहले इसको समझिए। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। नोट कीजिए पॉइंट को, आपसे पूछ लेगा अशोक के धम्म में किस देवता की पूजा होती थी, कौन सा कर्मकांड होता था, तो उसमें किसी देवता की पूजा, कोई कर्मकांड नहीं होता था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित थे? बुद्ध के। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था कि वो कहते नहीं हमारे भगवान बड़े हैं, वो कहते नहीं हमारे भगवान बड़े हैं, या हमारी इस तरीके की सभ्यता संस्कृति है, वो कहते नहीं हमारा इस तरीके का है, तो हो जाता है टकराव। पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, धम्म महामात्र क्या है? तो धम्म महामात्र अशोक के वे अधिकारी थे जो जगह जगह पर जाकर के धर्म की शिक्षा देने का काम करते थे। नीचे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है कहाँ की है? यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है, जो कि यहाँ पे ये जो है पत्थर को काट करके इस मूर्ति को बनाया है, जो कि अति सुंदर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने क्या किया, अपने संदेश जैसे कुछ तो अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अशोक के जो भी संदेश थे पत्थरों पर, स्तंभों पर उसने खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ करके सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए जो है सीरिया, मिस्र और ग्रीस में भी अपने दूत भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। किसने? अशोक ने। यहाँ पर एक देखिएगा, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? लोग ये कहते हैं कि जैसे लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे जब बच्चों का विवाह होता है, बच्चे जन्म लेते हैं या कोई भी यात्रा शुरू करते हैं, हम लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं।
ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। अशोक कहते हैं कि ये जो तुम जन्मदिन बर्थडे पार्टी, हालांकि उसमें नहीं होती थी, वो एक ठीक है, ये जो तुम बर्थडे पार्टी मनाते हो, शादी बारात में इतना बड़ा डीजे बजाते हो, ठीक है, इतने बड़े बड़े टेंट लगाते हो, या मतलब और भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, इसका कहने का मतलब है ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। अच्छा, कौन सी रीतियों को मानना चाहिए इनके हिसाब से? ये कहते हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना जो है वो सबसे बेहतर है। ये कहते हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा मत करो, ठीक है, दूसरे धर्म का भी हमें आदर करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और ये अपना संदेश देते हैं। ओके, ये कहते हैं हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली हमें एक दूसरे के धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के धर्म को मानना भी चाहिए। ओके, यहाँ से है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ध्यान दीजिए, आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो छोटा आ अक्षर है वह अलग अलग भाषाओं में किस तरीके से लिखा हुआ है। ये लिखा है छोटा आ, जो कि आरंभिक ब्राह्मी लिपि में है। ये छोटा आ देवनागरी हिंदी लिपि में है, छोटा आ बांग्ला में लिखा हुआ है, छोटा आ मलयालम लिपि में है, और यह तमिल लिपि में छोटा आ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई। ओके, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अच्छा, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी समझिए, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। आगे की बात अगर करें, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नोट कीजिए, 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। शकों के बाद कुषाणों, शक के बाद कुषाण आए थे, लगभग 2000 साल पहले उनका शासन स्थापित हुआ। कुषाणों के बारे में आगे समझेंगे। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक जो पुष्यमित्र शुंग थे, कौन थे ये? मौर्य सेनानायक थे। इन्होंने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कन्नव और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासक कौन हैं? ये सातवाहन शासक हैं। उनके साथ इनके कई युद्ध हुए थे। ठीक है, लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। कितने सालों तक? सातवाहन राज्य जो था वो लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। वाकाटक वंश की स्थापना 1700 वर्ष पहले हुई थी। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने भी शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले।
मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान भी रखोगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो आप सिक्के देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये हिंद यवन सिक्का है। ओके, हिंद यवन जो शासक थे उनके इस तरीके के सिक्के होते थे। ये कुषाण सिक्का है और यह सिक्का शक सिक्का है और ये सातवाहन सिक्का है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। क्लास कैसी रही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी। 9 बजे की क्लास तो कभी एब्सेंट नहीं होगी, चाहे आपकी कोई छुट्टी हो, कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, 9 बजे क्लास जरूर मिलेगी। उससे पहले की क्लास अगर जैसे कुछ इशू हैं तो हो सकता है ना हो पाए, लेकिन 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। 2 बजे 9 बजे तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये जो 2 बजे वाली क्लास है, होली की वजह से जो है 2 दिन छुट्टी करते हैं, 2 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन 9 बजे क्लास डेली होगी। ओके।